नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य सही होगा, आप हेल्दी होंगे और हमारे चैनल को आप टाइम टू टाइम देख रहे होंगे। आज दोस्तों मैं फिर से आपके साथ आया हूं, आपका दोस्त, वही पुराना दोस्त, एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा लास्ट वीडियो तो देखा ही होगा। हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिख के बताइए कि हमारा लास्ट वीडियो कैसा था, कैसा लगा आपको, पसंद आया कि नहीं। हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वह है एसिड बेस बैलेंस, जो आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं एसिड और बेस के बारे में। आपने स्कूलिंग टाइम से इन दोनों शब्दों को बार बार कहीं ना कहीं पढ़ा है। केमिस्ट्री में खासकर आपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे पीएच क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है, एसिडोसिस और एल्केलोसिस क्या होता है। वही दोस्तों, वही चीज़ें घूम फिर के हमारे दिमाग में आती है। ये है कि इस वीडियो में आपको जो चीज़ें बताई जाएगी वो एक एनक्लेक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है एसिड बेस, एसिड और बेस क्या होता है। दूसरा, एसिड बेस बैलेंस, उनका इक्विलिब्रियम कैसे, यानी बराबर मात्रा में कैसे वो रहते हैं। तीसरा है बफर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। एसिड बेस रेगुलेशन के बारे में हम बात करेंगे, एसिड बेस का रेगुलेशन क्या होता है, कैसे उनको निरंतर बराबर रखा जाता है। हमारे शरीर के अंदर एसिड बेस का बैलेंस कौन बनाता है, कैसे बनता है। बफर सिस्टम हमारे शरीर के अंदर कैसे कार्य करता है, हाउ बफर सिस्टम वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी। टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्या होता है। दो शब्द है दोस्तों, एसिडोसिस और एल्केलोसिस। इसमें भी एसिडोसिस और एल्केलोसिस में भी दो तरह के होते हैं, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी जो हमारे फेफड़ों में होते हैं, ये प्रक्रिया फेफड़ों में होती है, और मेटाबॉलिक जो हमारे जीआई सिस्टम और क्या कहते हैं हम इस यकृत द्वारा, लीवर द्वारा करी जाती है। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एल्केलोसिस एंड एसिडोसिस, उनके चिकित्सक कारण क्या क्या हैं। एल्केलोसिस और एसिडोसिस, यानी जब एल्केलोसिस और एसिडोसिस होता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या नेगेटिव परिणाम आते हैं। एसिड बेस का इम्बैलेंस चार्ट के बारे में बात करेंगे। एबीजी क्या होता है, एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है। मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस के कारण कौन कौन से हैं दोस्तों। तो आइए इसी के साथ हम हमारे टॉपिक को अब शुरुआत करते हैं। ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं हम दोस्तों छोटी चीज़ से, टर्म्स से बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी से, कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। दोस्तों, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटोन or accepts a pair of valence electrons to form a bond. They are produced as end products of metabolism. इसका मतलब है दोस्तों, एसिड ऐसा पदार्थ है, अम्ल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन दान करता है, या एक बंधन यानी बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उन्हें उपाचय के अंत उत्पादों के रूप में उत्पादित किया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों, दे आर प्रोडक्ट एज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है, वो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है दोस्तों, एसिड बनता है। ब्रोंस्टेड लोरी डेफिनेशन के अनुसार जो एसिड होता है, उस एसिड की परिभाषा ये दी गई है। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इट कंटेन्स। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एसिड की ताकत यानी उसकी जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन आयन की संख्या से निर्धारित होती है, जिससे यह होता है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिटरमाइंस इट एसिडिटी।
एल्केलिनिटी और न्यूट्रलिटी, यानी जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं इसमें H+ आयंस होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, बतलाते हैं इसकी एसिडिटी के बारे में, इसकी एल्केलिनिटी के बारे में और न्यूट्रलिटी के बारे में। अब बात करते हैं हम दोस्तों बेस यानी क्षार क्या होता है। A base is a substance that can accept protons or donate a pair of valence electrons to form a bond। इसका मतलब होता है दोस्तों क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन को स्वीकार करता है या एक बंधन यानी बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी दान करता है। ये एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ऊपर दी गई लाइन में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है बेसेस कैन बी थॉट ऑफ एज द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड। ये एसिड के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। तो दोस्तों इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कि एसिड क्या होता है। प्रश्न क्या पूछा गया है, व्हाट आर एसिड, एसिड क्या होते हैं। पहला है pH लेस देन 7। pH जो होता है दोस्तों, pH को हम कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिए, मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ pH की। pH क्या होता है, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दूसरा ऑप्शन है pH ग्रेटर देन 7, तीसरा है pH इक्वल टू 7 और चौथा है pH ग्रेटर देन 14। तो जो एसिड होते हैं उनका pH 7 से कम होता है, तो ए जो है सही उत्तर है। रेशनल, इसका रीज़न क्या है, एसिड्स हैव pH लोअर देन 7 हैव हायर H+ आयन कंसंट्रेशन। दोस्तों आगे हम इसी टॉपिक में आगे हम pH स्केल के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हम 7 के नीचे जाएंगे तो H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है यानी सांद्रता होती है, H+ आयंस की कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों हमारे घर में उपयोग होने वाली कुछ खाद्य वस्तुएं, कुछ एसिडिक होती है, अम्ल होती है और कुछ बेस होती है। इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों नीचे की तरफ जो ये दे रखी है ये pH स्केल है। क्या है दोस्तों, pH स्केल, जिसकी रेटिंग 0 से 14 होती है, जिसकी रेटिंग 0 से 14 होती है। 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 6.99 तक ये एसिडिक होता है और 7.01 से लेके 14 तक ये अल्कलाइन होता है। जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों, पानी, प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 के नीचे एसिडिक यानी अम्ल और 7 के ऊपर जो होता है वो अल्कलाइन यानी क्षार होता है। कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं जो है वो अम्ल है, इसमें देख सकते हैं हम 7 के नीचे आप देख सकते हो दूध। दूध भी हल्का सा एसिडिक नेचर होता है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम के जो एसिडिक होते हैं नेचर में, उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। केला भी एसिडिक होता है, टोमेटोज टमाटर, ग्रेप्स अंगूर, लेमन। और स्टमक एसिड, स्टमक पेट के अंदर जब हम खाना खाते हैं उसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, उनका भी जो pH होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है। इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी है दोस्तों, जो एसिड रेन होती है उसका pH 5.5 होता है और जब 5.6 pH होता है तब हमारे जो टूथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। 7 के ऊपर कौन कौन से हैं, जो अंडे होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में, जिनका pH 8 होता है। बेकिंग सोडा केक बनाने में काम आता है। सोप साबुन, अमोनिया आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा ही है। ब्लीचिंग के लिए होता है। ओवन क्लीनर, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है, क्षार है। अब बात करते हैं हम दोस्तों व्हाट इज एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया है एसिड बेस बैलेंस रेफर्स टू द मैकेनिज्म द बॉडी यूजेस टू कीप इट्स फ्लूइड क्लोज टू न्यूट्रल pH दैट इज नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक सो दैट द बॉडी कैन फंक्शन नॉर्मली। Arterial blood pH is normally closely regulated to between 7.35 एंड 7.45, यानी जो हमारा हमारे जो खून बहता है आर्टरीज में उसका जो pH होता है, रक्त का जो pH होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है।
एसिड बेस बैलेंस का मतलब ये होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी क्रियाएं होती है, तो वो सारे जो फ्लूइड्स होते हैं, चाहे ब्लड को मान लो, ब्लड भी एक फ्लूइड है, तो उसकी उसकी पीएच को नियर टू, मतलब न्यूट्रल के पास रखना, इसी को कहते हैं एसिड बेस बैलेंस। अब बात करते हैं हम दोस्तों, व्हाट इज एसिड बेस बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे मानव शरीर के अंदर एसिड बेस का बैलेंस क्या है और कैसे मेंटेन किया जाता है। योर ब्लड नीड्स द राइट बैलेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक compound to function properly. This is called the acid base balance in human body. Your kidneys and lungs work to maintain the acid base balance. Even slight variations from the normal range can have significant effects on your vital organ. इसका मतलब है दोस्तों, आपके रक्त को ठीक से काम करने के लिए अम्लीय और क्षारीय यौगिकों के सही संतुलन की आवश्यकता होती है। इसे एसिड बेस बैलेंस कहा जाता है। किडनी और फेफड़े एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने के लिए किडनी और फेफड़े काम करते हैं, यानी एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उनको बैलेंस रखने के लिए किडनी, गुर्दे और फेफड़े दोनों साथ में काम करते हैं। इवन स्लाइट वेरिएशंस फ्रॉम द नॉर्मल रेंज, सामान्य सीमा से थोड़ी सी भी भिन्नता आपके महत्वपूर्ण अंगों पर, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन पर बहुत प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, एसिड बेस रेगुलेशन कैसे होता है, यानी एसिड बेस का रेगुलेशन, यानी वो कैसे न्यूट्रल रहते हैं या नियर टू न्यूट्रल रहते हैं, जो ब्लड होता है वो नियर टू न्यूट्रल कैसे रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस इज कंसर्निंग द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन केमिकल एसिड and bases in the extracellular fluid which include the blood plasma. Acid base regulation is also called body pH. जो हमारा ब्लड का pH है, बॉडी का जो pH है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है हमारे, उनकी pH को नियर टू न्यूट्रल रखना ही एसिड बेस रेगुलेशन कहलाता है। The body's acidic basic balance is normally tightly regulated by a buffering agent, the respiratory system and the renal system, keeping the blood pH between 7.35 and 7.45. हमारे एसिड बेस बैलेंस को नॉर्मल रखने का काम बफर सिस्टम का होता है, बफर एजेंट का होता है, जो रेस्पिरेटरी और रीनल सिस्टम के अंदर जो कार्य करते हैं। Nurses require a good knowledge of the normal body mechanisms which regulate the acid-base balance because many ill patients have damaged respiratory, renal और metabolic function. बहुत सारी metabolic function होती है और जो normal body mechanism होती है, उन सब में कहीं ना कहीं इस एसिड बेस रेगुलेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसके बारे में भी नर्स को एक एडिक्वेट, पर्याप्त नॉलेज होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, बफर सिस्टम क्या होता है। बफर सिस्टम एक ऐसा समाधान है जो अम्ल या क्षार को जोड़ने पर पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। हमारा रक्त एक बफर सिस्टम है जो पीएच को 7.35 और 7.45 के बीच रखता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो बफर सिस्टम है वो हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच रखता है। बफर सिस्टम हमारे शरीर के अंदर कैसे कार्य करता है दोस्तों, इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है, इसका ट्रांसलेशन आप ध्यान से पढ़िए। रक्त प्लाज्मा में काम करने वाले बफर सिस्टम में, जो बफर सिस्टम होता है ब्लड प्लाज्मा में वर्क करता है, उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, कार्बोनिक एसिड बफर्स होते हैं। द किडनीज हेल्प कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयंस एंड जनरेटिंग बाइकार्बोनेट दैट हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्लाज्मा पीएच विद इन अ नॉर्मल रेंज। यानी गुर्दे जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयनों को बाहर निकालने, किडनी क्या करती है, जो हाइड्रोजन आयन एक्सिस में होते हैं ब्लड में, उसको यूरिन द्वारा बाहर निकालती है और एक सामान्य सीमा के भीतर रक्त प्लाज्मा पीएच को बनाए रखने में मदद करने वाले बाइकार्बोनेट उत्पन्न करके एसिड बेस बैलेंस को नियंत्रित करने में मदद करती है। क्या करता है कि बाइकार्बोनेट आयन को फिर बढ़ाता है। जब पीएच जो होता है डाउन जाता है, यानी H+ आयन्स बढ़ते हैं, तब HCO3 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ताकि जो पीएच है वो नॉर्मल रहे। अब बात करते हैं दोस्तों कि टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के अंदर
कितने प्रकार के बफर सिस्टम होते हैं। पहला है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फॉस्फेट। हमारे एक सामान्य तौर से बात करें तो बफर सिस्टम कैसे कार्य करता है। बफर सिस्टम वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग एनी एडेड एसिड और बेस टू मेंटेन द मॉडरेट पीएच मेकिंग देम अ वीकर एसिड और बेस। यानी मध्यम पीएच को बनाए रखने के लिए बफर किसी भी अतिरिक्त एसिड या क्षार बेअसर करके, यानी जो अतिरिक्त एसिड या क्षार होता है, यानी जो एक्सिस में एसिड या बेस होता है उसको बेअसर करके काम करता है, जिससे कि वे कमज़ोर अम्ल या क्षार बन सकता है। आइए इसका हम एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बफर है मेड अप ऑफ द वीक बेस अमोनिया NH3 and its conjugate acid NH4 plus. The further addition of an acid or base to the buffer will change its pH quickly. यानी एक कम शक्तिशाली वाला अमोनिया NH3 संयुग्म अम्ल NH4 को मिलाने पर इसका pH मान जल्दी ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि एसिडोसिस और एल्केलोसिस क्या होता है। धीरे धीरे हम करके बात करेंगे एक एक करके कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऐसी कंडीशन होती है, इसमें लंग्स जो होता है, फेफड़े जो होते हैं, वो पूरी तरह से हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है जो डायरेक्ट खून के अंदर मिल जाती है, और वो क्या करती है, हमारे खून को क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ध्यान रखना दोस्तों, CO2 की जो सांद्रता होती है ब्लड में वो बढ़ जाती है, H+ आयंस जो होते हैं खून के अंदर वो बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में क्या होता है दोस्तों, ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 7.35 से 7.45, तो रेस्पिरेशन के टाइम वो इंक्रीज हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि H+ आयंस तो कम हो जाते हैं खून के अंदर, और जो कार्बोनिक आयंस है HCO3- जो आयंस है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे शरीर के अंदर GI सिस्टम में अधिक मात्रा में एसिड बनना शुरू हो जाता है, और जब वो अधिक मात्रा में हमारे शरीर में बनता है तो जो किडनीज होती है, गुर्दे होते हैं, वो H+ आयंस को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो वो खून में जाके मिल जाता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी हमारे शरीर के अंदर काफ़ी कुछ मात्रा में एसिड बनता है। टोटल कंसंट्रेशन जो होता है बफर बेस का, दैट इज लोअर देन नॉर्मल पीएच जो होता है उससे कम होता है, विद रिलेटिव इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टू मच बेस एंड रिटेंशन ऑफ टू मच एसिड। बेस जो होता है वो तो शरीर से निकल जाता है, लेकिन जो एसिड होता है वो रह जाता है। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में वही बात है दोस्तों, कार्बोनिक एसिड जो होगा वो कम होगा, परंतु जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ बेस और फ्रॉम ए लॉस ऑफ एसिड। खून के अंदर खून जो होगा वो एल्कलाइन हो जाएगा नेचर में, यानी क्षारीय हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसी पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसी पर आधारित एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। A, body produces too much acid, B, body produces too much base, C, body produces slight acid, D, body produces slight base। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब ये है, अभी हमने पढ़ा दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लिखा है कि बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। जब शरीर के अंदर अधिक मात्रा में एसिड बनता है और किडनीज उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती है और शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है यूरिन के माध्यम से, तो शरीर के अंदर H+ आयंस बढ़ जाते हैं, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बात करते हैं हम दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस और मेटाबॉलिक अल्केलोसिस के कारण क्या क्या हैं। जब ये होता है तब हमारे शरीर के अंदर क्या क्या विकिरण, यानी जो नेगेटिव सिम्टम्स कह सकते हैं आप, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं। जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो हमारे शरीर के अंदर हमको अस्थमा होता है, एटलेक्टिस होता है,
ब्रेन ट्रोमा वाले के भी होता है इम्फाइसेमा, और सीओपीडी वाले के होता है सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी एडेमा वाले के होता है, निमोनिया वाले के होता है, और पल्मोनरी एम्बोलाई, एम्बोलाई का मतलब है हमारे जो फेफड़े हैं उसके अंदर एयर बबल बन जाता है। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्या होता है? इसके अंदर इसका कारण क्या है? फीवर, बुखार आना, इसमें भी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है। हाइपर वेंटिलेशन यानी जब श्वसन दर बढ़ जाती है तब रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया यानी हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तब रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है। हिस्टेरिया, पेन, दर्द के अंदर। ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये किन किन में होता है? डायबिटीज मेलाइटिस और कीटो एसिडोसिस में। एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जब अधिक मात्रा में हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड ले लेते हैं तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। जब हाई फैट डाइट लेते हैं तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। माल न्यूट्रिशन के समय भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। रीनल इनसफिशिएंसी में होता है। सीवियर डायरिया में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की। डायूरेटिक्स में भी होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। डायूरेटिक्स, बहुत सी बार डायूरेटिक मेडिकेशंस आती है, वो मेडिकेशंस का काम ये होता है कि जो हमारा यूरिन का फ्लो है उसको इंक्रीज करने का होता है डायूरेटिक्स का। एक्सेसिव वोमिटिंग और जीआई सक्शनिंग में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, यदि वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन होता है अधिक मात्रा में तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन और होल ब्लड यानी जो होल ब्लड को जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसका तब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है एल्केलोसिस के? तो इसमें दो टेबल दे रखी है दोस्तों, दो टेबल दे रखी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये चिकित्सीय कारण क्या है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या होती है, कम हो जाती है। और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में जो बाइकार्बोनेट आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है खून के अंदर। इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रभाव क्या आते हैं रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस में? लिथार्जी यानी सुस्ती आती है, कन्फ्यूजन यानी उलझन, आदमी को पता ही नहीं रहता है, डिसओरिएंटेड होता है, टाइम प्लेस पर्सन का वो कहाँ पर है। कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर मतलब हृदय संबंधी क्या बीमारी होती है? टेकीकार्डिया यानी टेकीकार्डिया का मतलब है कि जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पेट संबंधी बीमारी में क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टी। इपीगैस्ट्रिक पेन यानी पेट में दर्द होता है और जलन होती है। न्यूरोमस्कुलर तंत्रिका तंत्र संबंधी, टेटेनी यानी अतिपेशी उत्तेजना, और दूसरा है नमनेस यानी हमारी जो मांसपेशियां होती है वो सुन्न होनी शुरू हो जाती है। रेस्पिरेटरी की जहाँ तक बात करें तो हाइपर वेंटिलेशन यानी हमारा जो श्वसन दर है वो श्वसन दर बढ़ जाती है। अब हम आते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस का मतलब है बाइकार्बोनेट जो आयन है वो बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल में बात करें तो ड्राउजीनेस और डिजीनेस पाया जाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं कि जब ये होएगा तो कौन कौन से सिम्टम्स हमारे शरीर के अंदर आएंगे और कौन कौन से बॉडी पार्ट में आएंगे। ड्राउजीनेस का मतलब तंद्रा, डिजीनेस का मतलब सिर चकराना, कार्डियोवेस्कुलर हार्ट संबंधी देखेंगे तो टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेट संबंधी में देखेंगे नोजिया, वोमिटिंग होगी, जी घबराएगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी। न्यूरोमस्कुलर की जहाँ तक बात करें तंत्रिका तंत्र की तो ट्रेमर्स आएंगे, दौरे पड़ेंगे, मसल क्रेम्स आएंगे, मांसपेशियों में खिंचाव होगा। रेस्पिरेटरी की बात करें हाइपोवेंटिलेशन यानी हमारी जो श्वसन दर होगी वो ब्रीथिंग रेट जो होगी वो कम हो जाएगी। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं दोस्तों एसिडोसिस के। किसके देखते हैं? एसिडोसिस की। अभी हमने इससे पहले बात करी थी एल्केलोसिस की, अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चिकित्सीय कारण देखेंगे किसके? एसिडोसिस के। तो इसमें दो होते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है खून के अंदर वो बढ़ जाएगी। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, न्यूरोलॉजिकल में हम देखें तो ड्राउजीनेस आएगी, डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस का मतलब सुस्ती आएगी, डिसओरिएंटेशन का मतलब पर्सन को ये नहीं पता रहता है कि वो समय क्या है, कहाँ पर है, प्लेस का भी नहीं पता है। कार्डियोवेस्कुलर की जहाँ तक बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, क्या होगा दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जो हमारी हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेट संबंधी देखेंगे हम, कोई ऐसी हमको पुख्ता फाइंडिंग्स या सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। न्यूरोमस्कुलर में जहाँ तक बात करें दोस्तों, सीजर्स आएंगे, यानी जो झटके कहते हैं, दौरे कहते हैं, वो दौरे आएंगे। और रेस्पिरेटरी में बात करेंगे, जो श्वसन दर होगी वो श्वसन दर कम हो जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो बाइकार्बोनेट आयन होता है खून के अंदर वो कम हो जाता है। इसकी न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होगी, ड्राउजीनेस होगा यानी सुस्ती आएगी, कोमा, पर्सन जो है, व्यक्ति जो है वो कोमा में जा सकता है। कार्डियोवेस्कुलर फाइंडिंग्स क्या होगी, ब्रेडिकार्डिया, यानी जो हमारी हार्ट रेट है वो हार्ट रेट कम हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की बात करें तो नोजिया वॉमिटिंग होगी और एब्डोमिनल पेन, जी घबराएगा और पेट में दर्द होगा। न्यूरोमस्कुलर, नो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। रेस्पिरेटरी की जहाँ तक बात करें तो कुसमाल्स रेस्पिरेशन, कुसमाल्स शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका जो है दोस्तों आप अगली स्लाइड्स में जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में तब आप देखेंगे कुसमाल्स रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं हम दोस्तों एबीजी क्या होता है। आपने नर्सिंग में पढ़ा है कहीं ना कहीं एबीजी, जिसको हम कहते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस। एन आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट measures the amounts of arterial gases such as oxygen, carbon dioxide. An ABG test requires that a small volume of blood be drawn from the radial artery with a syringe and a thin needle, but sometimes the femoral artery in the groin or another site is used. हिंदी में इसका यदि हम ट्रांसलेशन देखें तो दोस्तों इसका मतलब है इसमें आर्टरी यानी जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को इस एबीजी द्वारा मापा जाता है। एबीजी परीक्षण के अंदर रेडियल आर्टरी से पतली सिरिंज द्वारा रक्त की थोड़ी मात्रा को निकाला जाता है, लेकिन कभी कभी इसे फीमोरल आर्टरी से भी रक्त को हम निकालते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि इसी पर एक टेस्ट है एलेन्स टेस्ट, जिसको हम कहते हैं एलेन टेस्ट। और द एलेन टेस्ट इज अ मेडिकल साइन यूज इन द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड फ्लो टू द हैंड्स। एलेन्स परीक्षण जिसको हम कहते हैं, एलेन्स परीक्षण हाथों की धमनियाँ यानी पाम, हथेलियाँ होती है, उसकी जो आर्टरीज होती है उनमें धमनियों में रक्त प्रवाह को मापने के लिए एक शारीरिक परीक्षण है कि जो हमारी पाम है, हथेली है, उसमें कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड फ्लो को मापने के लिए देखने के लिए एलेन्स टेस्ट होता है। इस पिक्चर द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, जो हमारा अंगूठा होता है उस अंगूठे के नीचे रेडियल आर्टरी होती है और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है यानी जो सबसे जिसको हम कहते हैं तर्जनी, सबसे छोटी उंगली, उसके नीचे होती है अल्नर आर्टरी। आप रिस्ट कलाई की यहाँ से दबाएंगे, इसको आप वीडियो देखते वक्त भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फ असेसमेंट के तौर पर भी इसे कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल है जो आप सेल्फ कर सकते हैं। आप रिस्ट के यहाँ कलाई के यहाँ से दबाएंगे, तेजी से प्रेशर से दबाएंगे और फिर एकदम से आप छोड़ेंगे तो आपकी जो हथेली होगी वो हथेली, देखिए दूसरे डायग्राम में देखिए, हथेली एकदम से लाल हो जाएगी। इसका मतलब आपकी हथेली में जो हथेली की जो आर्टरीज है उसमें ब्लड फ्लो क्या है, नॉर्मल है। इसमें आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये अंगूठे के वहाँ पर रेडियल आर्टरी, इसको दबा रहे हैं और जो सबसे छोटी फिंगर है, तर्जनी है, उसको भी, उसके वहाँ पर अल्नर आर्टरी है, वहाँ पर भी प्रेस किया जा रहा है। रिस्ट के यहाँ पर अल्नर और रेडियल आर्टरी होती है, उनको प्रेस करेंगे, कुछ सेकंड तक रखेंगे, कुछ मिनट तक रखेंगे और फिर एकदम से अचानक से छोड़ेंगे तो जो आपकी हथेली है वो पूरी लाल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी हथेली है, आपकी जो पाम है, उस पाम में की आर्टरीज में नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है।
अब बात करेंगे हम दोस्तों नॉर्मल एबीजी वैल्यूज़ क्या है। नॉर्मल एबीजी वैल्यूज़ कितनी होती है, लैब टेस्ट किए गए तो ये सामान्य नॉर्मल एबीजी वैल्यूज़ हमने पाई है जो रक्त के अंदर, खून के अंदर होती है। जो पीएच होता है, अब इसमें भी दो वैल्यूज़ होती है, कन्वेंशनल होती है और एक एसआई यूनिट होती है। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो पूरे विश्वव्यापी चलती है ये सारी इकाई। पीएच जो होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। एसआई में भी सेम वैल्यू है। अब बात करते हैं हम दोस्तों हमारे रक्त के अंदर जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, नॉर्मल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये दोस्तों इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप ध्यान से सुने, इसको एमएमएचजी को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये एचजी जो है ये सिंबल है, एचजी जो सिंबल है ये मरकरी का सिंबल है। एसआई यूनिट में भी सेम वैल्यू है, नो चेंज। बाइकार्बोनेट की बात करें, ये हमारे रक्त के अंदर बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये 21 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोस्तों इन यूनिट्स को प्रोनाउंस करना भी अपने आप में एक बात है, इसको ध्यान से सुनिए मैंने कैसे प्रोनाउंस किया, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और एसआई यूनिट में बात करें तो इसकी यूनिट बदल जाएगी, रेंज सेम रहेगी लेकिन इसकी यूनिट बदल जाएगी। तो यूनिट है MMOL/L, इसको प्रोनाउंस करेंगे मिली मोल पर लीटर। कन्वेंशनल वैल्यूज़ में हम बात करें तो ऑक्सीजन की नॉर्मल वैल्यू सांद्रता हमारे रक्त के अंदर कितनी होती है, कन्वेंशनल वैल्यू और एसआई यूनिट दोनों में बराबर है, 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसी पे आधारित एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमारे रक्त के अंदर क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल पार्शियल PaCO2 को हम प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। PaCO2 को हम प्रोनाउंस करते हैं पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। नॉर्मल PaCO2 यानी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, उसकी वैल्यू हमारे रक्त के अंदर कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 35 टू 45 mmHg, दूसरा है 30 टू 45 mmHg, तीसरा है 32 टू 34 mmHg और डी है 40 टू 45 mmHg। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, अभी हमने बात करी पिछली स्लाइड में, इसका सही उत्तर वो पहला है 35 टू 45 mmHg, जो पार्शियल कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की रक्त में। ये देख सकते हैं आप PaCO2 की जो कन्वेंशनल वैल्यू है और एसआई यूनिट दोनों में 35 टू 45 mmHg है। इसका रेशनल रीज़न क्या है, ये नॉर्मल यूनिवर्सल रेंज है और ये लैब टेस्ट द्वारा आकलन किया गया है इसका, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द बॉडी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, ये कॉलेज टाइम का ही नहीं, स्कूलिंग टाइम में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। आप केमिस्ट्री की बुक उठा के देखेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें, ये नॉर्मल वैल्यूज़, एबीजी, एसिड बेस बैलेंस, ये सारी केमिस्ट्री की बुक में भी मिल जाएगा आपको। और इन टॉपिक्स को यदि आप पढ़ोगे दोस्तों तो आपको अपनी स्कूलिंग लाइफ के बारे में याद आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, मैं आपका दोस्त आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय करता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए मेरी बात याद रखें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सी यू सून गाइस।